हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, एक नया टॉपिक जिसका नाम है AMT। हमने मैट पढ़ा था, मैट से बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये बहुत बहुत छोटा टॉपिक है सर। ये नाम का फर्क क्यों है? वहां मैट था, यहां पर AMT है। नाम, शब्दों का नाम तो एक जैसा ही है। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो मैट वर्ड था, वो मैट वर्ड स्पेशली हमें रट गया था कि कंपनीज के लिए रेफर करते हैं। इसलिए जो दूसरे तरह के एसएससीज थे, उनके लिए जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया सरकार द्वारा, वो था AMT, ताकि बस हमें फर्क याद रहे कि AMT मतलब कंपनीज के लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, मैट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। सर AMT को लॉन्च क्यों किया गया? मैट की जब सक्सेस देखी गई, सरकार ने देखा कि मैट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, तो इसलिए सरकार ने AMT को लॉन्च किया। AMT का मतलब क्या है और किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। इसकी एप्लीकेबिलिटी है ऑल एसएससीज एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड करेंगे? कंपनीज। कंपनीज को छोड़कर सभी तरह के एसएससीज के ऊपर AMT यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है। सर कंपनीज के ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी मैट एप्लीकेबल है। ठीक है सर, और बताइए इसकी रेट क्या होगी? रेट भी सेम होगी, इसकी रेट होगी 18.5%। सर आगे बताइए। आगे ऐसा है, मैट के अंदर क्या होता था? मैट के अंदर दो तरह के प्रॉफिट निकलते थे। अगर मैं मैट की बात करूं तो मैट के अंदर दो तरह के प्रॉफिट कंपनीज कैलकुलेट करती थी। एक होता था कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एक होता था इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें बाकी एसएससीज की, यानी कि AMT की अगर हम बात करें, तो ऑल अदर एसएससीज, उनके केस में कोई अलग सा कोई लॉ नहीं है जो हमें इनकम कंप्यूट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल है, एक HUF है, एक AOP BOI है, इस तरह से ये सब जो इनकम कंप्यूट करते हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो मैंडेट करता है कि आप इस तरह से इनकम कंप्यूट करिए। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो इन तरह के जो पर्सन्स होते थे, ये हमेशा इनकम कंप्यूट करते हैं एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हमें पता है ये बात। और मैट के अंदर हमने देखा था, मैट के अंदर सरकार ने मैट को क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि सरकार को नुकसान हो रहा था अपनी ही स्ट्रैटेजीज की वजह से। कौन सी स्ट्रैटेजीज सर? जो सरकार डिडक्शंस दे रही थी, उन डिडक्शंस की वजह से सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने मैट को इंट्रोड्यूस किया था। सेम कंसेप्ट अप्लाइज ओवर हियर। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि जो लोग थे, एसएससीज थे, कंपनीज के अलावा, वो डिडक्शंस क्लेम इस तरह से कर रहे थे कि टैक्स बच नहीं रहा था। तो AMT को जरा फ्रेम करने की कोशिश करते हैं, AMT को जरा बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से AMT की कैलकुलेशंस करेंगे। प्रोविजंस बाद में देखेंगे, पहले लॉजिक्स के साथ देखेंगे और लॉजिक्स को मैच करेंगे प्रोविजंस के साथ। ठीक है सर। हमने सबसे पहले एज एन एसएससी हमने क्या किया? अपनी इनकम कंप्यूट करी। सर हम इनकम कैसे कंप्यूट करते थे? एज पर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? भाई इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस मैंने अप्लाई करे मेरे ऊपर, और उससे मेरी जितनी भी इनकम आई उसको मैंने नोट कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब सवाल ये आया था कि सर जो ये इनकम निकली है इसी में ही तो सरकार को नुकसान हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर, इस इनकम के अंदर कुछ डिडक्शंस ऐसे हैं जो डिडक्शंस अगर नहीं देती सरकार तो अच्छी खासी टैक्स की इनकम आती, और वो नहीं आ रही थी। इसलिए सरकार ने क्या कहा कि ये इनकम निकाली आपने, हमने कहा जी निकाली। सरकार ने कहा इसके अंदर ऐड बैक कर दीजिए। क्या ऐड बैक कर दीजिए सर? डिडक्शंस ऐड बैक कर दीजिए। डिडक्शंस दो तरह के होते हैं। डिडक्शंस बेटे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं पेमेंट्स के बेस पर, और एक होते हैं इनकम के बेस पर। बात समझ में आती है? पेमेंट्स वाले 80C से लेकर 80G तक होते हैं कि भाई आप कुछ पेमेंट करिए और उस पेमेंट की वजह से आपको डिडक्शंस मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, सरकार को पेमेंट से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है कि इनकम कमा रहा है पर्सन और उसको फिर भी टैक्स की छूट मिल रही है। यानी कि इनकम की जो डिडक्शंस हैं उसमें सरकार को तकलीफ हो रही थी। तो लॉ को फ्रेम करने की कोशिश करिए। आप डिडक्शंस कौन से वाले ऐड बैक करवाएंगे? सर जो इनकम रिलेटेड डिडक्शंस हैं उनको जरा ऐड बैक कर दीजिए। खुद को एज अ लॉ मेकर की नजर से देखिए कि आप लॉ मेकर हैं, आप सरकार हैं। तो इसके अंदर हम डिडक्शंस ऐड करेंगे। सर कौन से वाले डिडक्शंस ऐड करेंगे? जो इनकम स्पेसिफिक है। ठीक है, इनकम स्पेसिफिक डिडक्शंस कौन से सेक्शन के अंदर दिए हुए होते हैं? ये होते हैं बेटे सेक्शन 80IA से लेकर सेक्शन 80RRB। ये जो डिडक्शंस होते हैं ये इनकम संबंधित डिडक्शंस होते हैं। सर इसके आगे एक और डिडक्शन होता है सेक्शन 80TTA के अंदर, वो भी इनकम से रिलेटेड है। उसको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? क्योंकि जो 80TTA है उसके अंदर आता है सेविंग बैंक का इंटरेस्ट। वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, नॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो तो बस एवं ही कमाई हो रही है क्योंकि बैंक में पैसा पड़ा था। मेन जो कमाई होती है और उसकी जो छूट मिलती है वो इन सेक्शंस के अंदर मिलती है, इसलिए सरकार इनसे कंसर्न्ड है। तो लॉ मेकर जी जरा फ्रेम करिए लॉ को और यहां बताइए मैं क्या लिखूं। ऐड बैक करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80IA से लेकर 80RRB। यानी कि ये जो डिडक्शंस थे इनके ऊपर AMT लगेगा, इसलिए तो हमने ऐड बैक किया। इन जो डिडक्शंस थी ये यहां से लेकर यहां तक, इसके अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 80P। सेक्शन 80P किससे रिलेटेड है? कौन सी इनकम के ऊपर डिडक्शंस मिलता है? सर वो मिलता है कोऑपरेटिव बैंक्स को। कोऑपरेटिव बैंक्स को जो डिडक्शंस मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिडक्शन मिलता है, उस तरह की डिडक्शंस हैं। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो डिडक्शन मिलते हैं वो कवर होते हैं सेक्शन 80P के अंदर। सरकार ने AMT के दायरे से कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, जो डिडक्शंस क्लेम कर रही थी 80P के अंदर, उसको AMT से बाहर रखा। तो अगर मैं आपसे कहूं लॉ मेकर जी जरा ऐसा लॉ बनाइए कि सारी तरह की डिडक्शंस इनकम वाले कवर हो जाएं, लेकिन सेक्शन 80P यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है, जो डिडक्शंस उसको मिल रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर आप कैसा लॉ बनाएंगे? यहां पर आप लाइन ऐड कर देंगे एक, एक्सेप्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। साफ बात समझ में आती है? मान लीजिए साहब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसकी 1 लाख रुपए की इनकम होती है नॉर्मल प्रोविजन से। सेक्शन 80IA की मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हालांकि सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है फिर भी मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि 80IA से लेकर 80RRB के बीच में इसको डिडक्शंस मिली 50,000 रुपए की। ये 1 लाख रुपए आए थे, ये 50,000 लेस करने के बाद 80P की डिडक्शंस थी साहब 20,000 रुपए। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की AMT निकाल के बताइए, तो आप क्या करेंगे? सर 1 लाख रुपए लेंगे, उसके अंदर फटाफट से ऐड कर देंगे 50,000 रुपए, क्योंकि आप कहेंगे सर ये डिडक्शन आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या आप
20,000 रुपये ऐड करेंगे? नहीं करेंगे सर। यानी कि आप AMT किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे? 1,50,000 रुपये के ऊपर। अभी हम लॉ बना रहे हैं, लॉ बनाना सीख रहे हैं, आपको पूरी बात समझ में आएगी, बस मेरे साथ चलते रहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। तो यहां पर हम ये वाली अमाउंट हमने ऐड कर दी। एक आता है जो SEZ होती हैं, उनकी वजह से सरकार को टैक्स का नुकसान हो रहा था। SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कुछ एंटरप्राइजेस होती हैं, उन एंटरप्राइजेस की वजह से जो इनकम की छूट मिल रही थी, उनको एग्जेम्पशन दी गई थी इनकम के अंदर, उस एग्जेम्पशन की वजह से भी इनकम टैक्स का नुकसान था। तो स्पेसिफिकली उस इनकम को यहां पर मेंशन करिए। सब सेक्शन 10AA आता है, एक होता है सेक्शन 10AA। ये सेक्शन क्या करता है? SEZ की जो यूनिट्स होती हैं उनकी इनकम के अंदर छूट दिलवाता है। तो अगर SEZ की इनकम के ऊपर भी आप AMT लगाना चाहते हैं तो उस इनकम को भी वापस ऐड बैक कर दीजिए, उसकी एग्जेम्पशन को आप नलिफाई कर दीजिए। तो यहां पर मैंने ये भी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर। ऐड करिए एक और चीज, ये है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है मैं बता देता हूं। सेक्शन 35AD क्या करता है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर छूट देता है। ये कहता है कि 14 तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, 14 तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर के खर्चे हैं। अगर कोई पर्सन, कोई SSC ये 14 टाइप्स के एक्सपेंसेस करता है, कैपिटल नेचर के हैं, यानी कि बिल्डिंग खड़ी कर दी, मशीन खरीद ली, तो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर एज ए रेवेन्यू उसको अलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 35AD। तो आप मान के चलिए इसके अंदर सरकार को अच्छा खासा नुकसान होता है, क्योंकि मान लीजिए बिल्डिंग बन रही है 10 लाख रुपए की, आप डेप्रिसिएशन तो दे नहीं रहे हैं, आपने कहा कि पूरी की पूरी 10 लाख रुपए अपनी एज ए खर्चा क्लेम कर लो जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं पीछे, और ऑफकोर्स इनकम टैक्स भी नहीं बनेगा, इसलिए इस तरह की इनकम को भी ऐड बैक कर दिया। लेकिन साहब एक चीज बताइए, अगर सेक्शन 35AD के अंदर कोई चीज आती है, आपने उसको ऐड बैक करवा दिया, पूरा का पूरा खर्चा ऐड बैक करवा दिया, तो क्या मेरे वो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को मैंने कंस्ट्रक्ट किया, उसका आपने मुझे खर्चा दे दिया सेक्शन 35AD के अंदर 10 लाख रुपए का, आपने कहा डेप्रिसिएशन मत लो, पूरा का पूरा खर्चा ही ले लो बिल्डिंग का। मैंने पूरा का पूरा खर्चा बिल्डिंग के अंदर डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया। अब आप आए आगे, सरकार आई आगे और मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये जो बिल्डिंग का खर्चा था अब नहीं दे रहे, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, ऐड बैक कर दिया आपने। तो क्या बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन लेने का तो अधिकार रहेगा मुझे? अब दोनों तरफ से मुझे नुकसान नहीं दे सकते हैं। आपने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम मत करिए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका लॉ है, हमने माना आपका लॉ सर आंखों पर, लेकिन मुझे कम से कम उस बिल्डिंग का या उस एसेट का डेप्रिसिएशन तो क्लेम करने दीजिए, वरना तो आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सरकार की आंखों में आंसू आ गए मेरी ये बात सुनकर। सरकार ने कहा ठीक है, डेप्रिसिएशन दे देते हैं तुम्हें अंडर सेक्शन 32 ऑन एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35AD, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यानी कि डेप्रिसिएशन कर देंगे हम लेस। तो ये जो इनकम निकल कर आई हमारी, इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया। मैट के कंसेप्ट में हमने इसको कहा था बुक प्रॉफिट, यहां पर हम इसको नाम देते हैं एडजस्टेड, क्योंकि हमने एडजस्ट किया है इसको टोटल इनकम। बस आप मैट का कंसेप्ट, AMT का कंसेप्ट खत्म हो गया, इतना सा था AMT का कंसेप्ट। क्या कह रहा है? AMT यानी कि 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सर एक डाउट आ रहा है, पूछो बेटे क्या डाउट आ रहा है? सर हमने ऑफिस में कभी, आपने कहा कि कंपनी को छोड़कर बाकी सभी SSCs के ऊपर ये एप्लीकेबल है, लेकिन हमने ऑफिस के अंदर कभी AMT लगाया नहीं किसी के ऊपर,
तो एक और कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है कि एएमटी एप्लीकेबल है उस एसएससी के ऊपर जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम, जिसकी एडजस्टेड टोटल इनकम यानी कि ऊपर वाली कंप्यूटेशन करने के बाद जो इनकम आएगी वो डज नॉट एक्सीड, एएमटी नॉट एप्लीकेबल है बेटे, एएमटी नॉट एप्लीकेबल, डज नॉट एक्सीड 20 लाख रुपए। अगर